हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है बेटर कॉल सॉल। ये काइंड ऑफ एक्चुअली प्रीक्वल है ब्रेकिंग बैड का, जिसका रिव्यू हम लोगों ने पिछले एपिसोड में किया था, और स्पिन ऑफ है एक कैरेक्टर के ऊपर, सॉल गुडमैन जो ब्रेकिंग बैड में था उसके ऊपर स्पिन ऑफ है ये। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, क्राइम सीरीज़ है और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। और सॉल गुडमैन कैसे सॉल गुडमैन बना वो पूरी जर्नी दिखाई गई है इस सीरीज़ में। तो आइए अब इस सीरीज़ के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इस सीरीज़ में जिमी मकगिल, जिसे एक क्रिमिनल लॉयर दिखाया है, वो कैसे सॉल गुडमैन बनता है और वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन से कैसे उसकी मुलाकात होती है, वहाँ तक की कहानी इसमें दिखाई है। कहानी की बात करते हैं। ये भी वैसे एल्बुकेर्की न्यू मैक्सिको में शूट हुआ है, जैसा कि ब्रेकिंग बैड हुआ था। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें आपको शुरू से ही या पहले दूसरे सीज़न के बाद वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन दिख जाएंगे। इसमें बस ये बताया है कि जिमी मकगिल सॉल गुडमैन क्यों और कैसे बना। और जिमी मकगिल उर्फ सॉल गुडमैन का कैरेक्टर निभाया है बॉब ओडेनकर्क ने, और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है इसमें। ब्रेकिंग बैड में तो मात्र एक झलक थी इनके किरदार की, लेकिन इस कैरेक्टर की जो परतें खोली गई हैं इसमें, तब आप लोगों को लगेगा कि बॉब ने वाकई में बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है इसमें। वैसे इस पूरे रिव्यू में मैं जिमी कहकर ही लीड कैरेक्टर को संबोधित करूंगा, सॉल नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर अपना नाम सॉल गुडमैन सीरीज के लास्ट में जाकर चेंज करता है। तो ये सीरीज सेट है अर्ली 2000s में, यानी कि 2002 से लगभग 2008 तक की इसमें कहानी दिखाई गई है। इसमें माइक अर्मनट्राउट वाले कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया गया है। माइक वैसे तो पहले पुलिस में काम कर चुका है, लेकिन जब उसका बेटा मर जाता है तो वो अपनी बहू और पोती को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक क्लीनर और हिटमैन, या फिक्सर भी कह सकते हैं, वो बन जाता है। तो क्लीनर, फिक्सर या हिटमैन कुछ भी बोलो, ये लोग क्रिमिनल्स के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ से सारे सबूत मिटाना, किसी का मर्डर करना, किसी को धमकाना, या किसी से अपना काम निकलवाना धमकी दे के, उनको डरा धमका के, और भी ढेर सारी गतिविधियाँ जो अपराध से जुड़ी होती है, वही सब करता है माइक अर्मनट्राउट। और इनका किरदार निभाया जॉनथन बैंक्स ने। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेकिंग बैड के रिव्यू वाले एपिसोड में कि ये किरदार मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ही क्लेवर, इंटेलिजेंट और लॉजिकल तरीके से काम करता है। ये कैरेक्टर जो भी काम करता है उसकी एक वजह होती है। विदाउट रीज़न ये कैरेक्टर कोई भी कदम नहीं उठाता। अब थोड़ा सा कहानी की ओर चलते हैं। तो जब सीरीज़ शुरू होती है तो इसमें दिखाया है कि जिमी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और वो सरवाइव करने के लिए छोटे मोटे केसेस लेता रहता है एज अ पब्लिक डिफेंडर। पब्लिक डिफेंडर वो होते हैं जो सरकार द्वारा लोगों को दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वजह से आप गिरफ्तार हो गए और आपके पास कोई अपना लॉयर नहीं है जो कि आपके बिहाफ पर केस लड़ सके, तो इस केस में सरकार का काम है कि वो आपको एक लॉयर दे जो आपकी तरफ से केस लड़े। बस इसे ही पब्लिक डिफेंडर कहते हैं। जिमी की गर्लफ्रेंड का नाम है किम वेक्सलर और उनका किरदार निभाया है रिया सी हॉर्न ने। और इससे पहले मैं इनके बारे में बताऊं, इन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है और ये बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर है। बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को ये कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को देखते ही आई एम श्योर ऑडियंस को ये एकदम से पसंद आ जाएगी। हाँ, तो किम एक बहुत ही बड़े लीगल फर्म में काम करती है। अब लीगल फर्म क्या होता है ये मैंने बॉस्टन लीगल के रिव्यू वाले एपिसोड में समझा दिया था। तो जिस लीगल फर्म में वो काम करती है उसका नाम है हैमलिन एंड मकगिल। अब आप लोगों को शायद कुछ समझ में आ गया होगा, इस फर्म के नाम में मकगिल का नाम है और जिमी का सरनेम भी मकगिल है। तो एक्चुअली इसमें जिमी के बड़े भाई पार्टनर हैं और उनका नाम है चक मकगिल और उनका किरदार निभाया है माइकल मक्कीन ने। और चक के पार्टनर है इसमें हॉवर्ड हैमलिन, जिनका किरदार निभाया है पैट्रिक फेबियन ने। तो एक्चुअली इसमें आप फर्म के नाम में देखेंगे दो हैमलिन है। तो जो दूसरा हैमलिन है वो हॉवर्ड के फादर का है, हॉवर्ड हैमलिन के फादर का। वो अभी ज़्यादा ऑफिस नहीं आते, इसलिए उस कैरेक्टर को ज़्यादा दिखाया भी नहीं गया है सीरीज़ में। एनीवे फर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है HHM, यानी कि हैमलिन एंड मकगिल। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कहानी के। तो इसमें जिमी जो है नाचो वार्गा का वकील बनता है। नाचो वार्गा का किरदार निभाया माइकल मैंडो ने। नाचो वार्गा एक ड्रग डीलर है और माइक अर्मनट्राउट नाचो को एडवाइस और सिक्योरिटी प्रदान करता है। सीरीज के दौरान नाचो वार्गा चुपके से गुस्तावो फ्रिंग का जासूस बन जाता है। गुस्तावो फ्रिंग के बारे में जानने के लिए आप लोग ब्रेकिंग बैड वाला रिव्यू देखें। गुस्तावो एक ड्रग लॉर्ड है और आए दिन उसकी लड़ाई चलती रहती है सालामांका फैमिली से।
सालामैंका फैमिली भी ड्रग्स में डील करती है और सालामैंका फैमिली से जो मेन कैरेक्टर दिखाया है उसका नाम है लालो सालामैंका और उनका किरदार निभाया है टोनी डाल्टन ने। और इस सीरीज़ की सभी चीज़ें ऑसम है। खैर मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि जब क्रिएटर सेम है और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इसमें ब्रेकिंग बैड वाले ही हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है ये सीरीज़। सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायलॉग्स, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। कहानी वैसे ही आराम आराम से दिखाई गई है। और हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने ब्रेकिंग बैड देख लिया तो वही सेम रिपीट सी कहानी होगी या आप सीरीज़ को प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहानी टोटली ओरिजिनल है और कहीं से भी आप बोर तो डेफिनेटली नहीं होंगे, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि कुछ रिपीट हो रहा है। एवरीथिंग इज़ न्यू। और इसने भी ब्रेकिंग बैड की तरह ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं, एमी अवार्ड्स, पीबॉडी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स और भी ढेर सारे। और इसके क्रिएटर जैसा कि मैंने बताया सेम है, वही विंस गिलिगन और पीटर गोल्ड है। आइए अब जिमी के कैरेक्टर के बारे में और बात करते हैं। तो जिमी को दिखाया है कि वो पहले एक कॉनमैन रह चुका है। कॉनमैन का कंसेप्ट मैंने शायद आप लोगों को नहीं समझाया अब तक किसी सीरीज़ के रिव्यू में। एक्चुअली द मेंटलिस्ट वाले एपिसोड में हल्का सा टच किया था इसे मैंने, क्योंकि मेंटलिस्ट में जो मेन किरदार था वो काइंड ऑफ कॉन ही करता था लोगों को। एनीवे आज इससे अच्छे से समझते हैं। तो कॉन मैन या कॉन आर्टिस्ट का फुल फॉर्म होता है कॉन्फिडेंस मैन या कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट। ये लोग का काम होता है ठगने का। और जैसा कि इनके नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे लोग सबसे पहले आम आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं, यानी कि उनका ट्रस्ट या भरोसा या विश्वास गेन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे लोग आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करके आपका विश्वास जीत लेते हैं और कोई भी आम आदमी इन पर जल्दी से भरोसा करने लग जाता है। ऐसा करने के लिए इनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। उनमें से एक ट्रिक तो जो मेंटलिस्ट करता था वही है। जो एक्चुअली मेंटलिस्ट करता था वो ऑन द स्पॉट आप किसी भी अजनबी के साथ कर सकते हैं। दूसरे तरह का होता है जिसमें कॉन मैन को अपना टारगेट पहले से पता हो, यानी कि उनको पता है पहले से ही किसके साथ फ्रॉड करना है। ऐसे केस में वो लोग उसका पीछा करते हैं और वो पर्सन जिसे उन्हें कॉन करना है वो दिन भर में क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड एक प्लान बनाते हैं जिससे कि दूसरे आदमी को आसानी से कॉन किया जा सके या ठगा जा सके। तो इसमें एक्चुअली जिमी मेंटलिस्ट वाला तरीका यानी कि ऑन द स्पॉट ठगने वाला तरीका और जो दूसरा तरीका है वो उसमें भी माहिर है। और इसमें कई बार जिमी अपना काम निकालने के लिए लोगों के साथ कॉन करता है। जितने भी कॉन दिखाए हैं सभी मस्त हैं। राइटर्स को सल्यूट है जिन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया कॉन लिखे हैं। लेकिन यही कॉन्स बाद में जिमी पर भारी पड़ने लग जाते हैं। वो कैसे, उसको जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। और इन कॉन में काफ़ी बार जिमी की गर्लफ्रेंड किम भी उसका साथ देती है। हाँ, तो जिमी एक्चुअली अपने जवानी के दिनों में ये कॉन वगैरह करता था शिकागो में, लेकिन अब वो अपने उस पास्ट को भुलाना चाहता है और अपने बड़े भाई की तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहता है। और मोस्टली पैसे ही उसका मोटिवेशन है, जो कि सीरीज़ के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसकी लालच बन जाती है। एनीवे, तो शुरू में चक अपने भाई जिमी को उसकी कंपनी HHM में मेल रूम में काम देता है। मेल रूम वाला काम एक्चुअली सबसे लो लेवल की कैटेगरी में आता है, जैसे कि सबकी मेल्स या चिट्ठियां सबको पहुंचाना उनकी डेस्क पर, फोटोकॉपी वगैरह करना डॉक्यूमेंट्स की, ऑफिस की स्टेशनरी को मेंटेन रखना और भी ढेर सारे पेपर से रिलेटेड काम। वहाँ पर उसका दुश्मन बनता है हॉवर्ड हैमलिन। अब हॉवर्ड और जिमी के बीच में ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों में दुश्मनी हुई, उसके लिए भी आप लोग सीरीज़ देखिए। लेकिन वो वहाँ पर किम वेक्सलर को अपना फ्रेंड बनाता है और बाद में वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। एनीवे, मेल रूम में काम करते करते जिम्मी एक करस्पॉन्डेंस लॉ स्कूल से अपनी डिग्री प्राप्त करता है ताकि वो अपने भाई की फर्म में लॉयर बन के प्रैक्टिस कर सके या केसेस लड़ सके। अच्छा, बीच में एक मज़ेदार फैक्ट बता देता हूँ। फीमेल कॉन मैन को मोल कहते हैं, MOLL। हाँ, तो जिमी जब लॉ डिग्री पूरी कर लेता है तो उसका भाई उसको जॉब नहीं देता है अपनी फर्म में, इसलिए जिमी एक पब्लिक डिफेंडर बन जाता है। अब जिमी को एक बहुत ही बड़ा केस हाथ लगता है जिसमें एक नर्सिंग होम अपने क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड कर रहा होता है। ये बात चक मक्गिल यानी कि जिमी मक्गिल के भाई को पता चलती है, तो वो पूरा का पूरा केस हड़प लेता है जिमी से और उसे हटा देता है केस से। वैसे भी सीरीज़ के शुरू से ही दिखाया है कि चक जिमी को कुछ नहीं समझता। हर समय उसकी बेइज्जती करना, उसको नालायक कहना और उस पर विश्वास नहीं करना, ये सब चलता रहता है। तो जिमी वैसे भी अपने भाई चक को ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन जब चक केस हड़प लेता है तो फिर जिमी का दिमाग ख़राब हो जाता है।
तो धीरे धीरे जिमी अपराधियों के केसेस लेने लग जाता है और फिर वो salamanca फैमिली और गुस्तावो फ्रिंग के झगड़े के बीच में भी फंस जाता है। और यही स्टोरी लाइन फिर ब्रेकिंग बैड में भी कंटिन्यू रहेगी। और कब जिमी अपने केसेस में धोखाधड़ी, झूठ बोलना और गलत सबूत और गलत गवाह इकट्ठे करके उन्हें लड़ने लग जाता है वो पता ही नहीं चलता। तो जैसे ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर का एक सीधा साधा इंसान से फुल फ्लैज क्रिमिनल में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, वैसे ही इसमें जिमी का सॉल गुडमैन में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, लेकिन कहानी टोटली डिफरेंट है। लास्ट सीजन में फ्लैश फॉरवर्ड सीन्स आएंगे। फ्लैश फॉरवर्ड मतलब कि आगे क्या होगा कहानी में वो दिखाना। ये फ्लैशबैक का अपोजिट होता है। इसका मीनिंग वैसे मैंने लॉस्ट के रिव्यू वाले एपिसोड में समझा दिया था, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो फ्लैश फॉरवर्ड्स भी। आप लोग सीरीज देखिए ये सब जानने के लिए। और हाँ, चक मकगिल को इसमें एक बीमारी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। ये बीमारी जिस इंसान को होती है उसका कहना है कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से परेशानी होती है और उन्हें चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली अब तक मेडिकल फील्ड में इस बीमारी को नहीं माना गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म है EHS। और मेडिकल कम्युनिटी का कहना है कि ये एक्चुअली में बीमारी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल चीज़ों का या जितने भी उपकरण इलेक्ट्रिसिटी पर या बैटरी पर काम करते हैं उनका डर है बस। तो इसलिए इसको मोस्टली एक साइकोलॉजिकल बीमारी करार दिया गया है डॉक्टर्स द्वारा। एनीवे, इस बीमारी का भी बहुत बड़ा रोल है सीरीज़ में। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाता है शो में। अब वो कैसे लाता है ट्विस्ट और कौन लाता है, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। ऑलरेडी मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है कहानी के बारे में आप लोगों को। प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास कहने को नहीं है, बस ये है कि विंस गिलिगन को बेटर कॉल सॉल का आइडिया 2009 में ही आ गया था। तो जब ब्रेकिंग बैड 2013 में ख़त्म हुआ तब फिर इस पर काम शुरू हो गया था। और वही सेम डील हुई बिटवीन AMC एंड सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न के बीच में। और इसको एक लीगल ड्रामा की तरह नहीं दिखाना चाहते थे विंस गिलिगन और पीटर गोल्ड, जो कि इसके क्रिएटर्स हैं। बट ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी लाने के लिए इन दोनों ने वाकई में लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में जाके केसेस को ऑब्जर्व किया था। और इसमें साथ साथ माइक की भी कहानी चलती रहती है। तो विंस और पीटर का कहना था कि वो ऑडियंस को एक ही शो में 2 शोज दिखाना चाहते थे। एक तो हुआ जिमी की कहानी और दूसरा ब्रेकिंग बैड का प्रीक्वल, यानी कि ड्रग्स वाली पूरी दुनिया जिसमें माइक और गस्तावो फ्रिंग लीड कैरेक्टर्स हैं। और ये सभी कैरेक्टर्स की कहानी जिमी, माइक और गस की आपस में कब एक दूसरे से मिल जाती है, आप लोगों को वो देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और जितने आर्ग्यूमेंट्स ब्रेकिंग बैड पर लागू होते हैं वही इस पर भी लागू होते हैं। देखने के लिए एक एक पहलू समझाया गया है। सभी कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिखाया है। आपको ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि किसी कैरेक्टर का रोल कम है या किसी का ज़्यादा। सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है कहानी को आगे बढ़ाने में। और एक्टिंग तो सभी की लाजवाब है। और हाँ, एक बात और, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये प्रीक्वल है ब्रेकिंग बैड का, लेकिन लास्ट सीजन के कुछ एपिसोड्स में ब्रेकिंग बैड के बाद की कहानी भी दिखाई गई है। तो ये काइंड ऑफ सीक्वल भी है लास्ट सीजन में ब्रेकिंग बैड का। सो ये सीरीज़ प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है ब्रेकिंग बैड का। और हाँ, एक मूवी भी आई थी ब्रेकिंग बैड के ऊपर जिसका नाम था एल कमीनो, अ ब्रेकिंग बैड मूवी ठीक ठाक है, देख सकते हैं ऐसे भी। इसमें जैसी पिंकमैन के कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि विंस गिलिगन का कहना था कि चक और हॉवर्ड के कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए थे सीरीज़ में जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई। उनका कहना था कि चक आगे जाके जिमी की हेल्प करता है और हॉवर्ड जिमी के हर काम में मुश्किल पैदा करता है। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, राइटर्स और क्रिएटर्स को लगा कि चक को जिमी का दुश्मन बनाना चाहिए और हैमलिन जिमी का फ्रेंड बनता चला आता है। वो अलग बात है कि जिमी ने हॉवर्ड को कभी अपना फ्रेंड माना ही नहीं। दूसरा फैक्ट यह कि सॉल गुडमैन एक्चुअली में एक सूडोनिम है। इट्स ऑल गुड मैन को अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे तो इट साउंड्स लाइक सॉल गुडमैन। तीसरा फैक्ट यह कि ब्रेकिंग बैड 35mm फिल्म पर शूट किया गया था, जबकि बेटर कॉल सॉल 4K डिजिटल पर शूट हुआ है। चौथा फैक्ट यह कि बेटर कॉल सॉल ने डेब्यू में केबल हिस्ट्री में रिकॉर्ड दर्ज किया। इसका मतलब है कि उनका पहला एपिसोड लगभग 7 मिलियन व्यूअर्स ने देखा। पहले नंबर पर है फियर द वॉकिंग डेड, उसका डेब्यू एपिसोड या पहला एपिसोड लगभग 10 मिलियन व्यूअर्स ने देखा था। पांचवा फैक्ट यह है कि बॉब ओडनकर्क, जिन्होंने जिमी मकगिल का मेन कैरेक्टर निभाया है,
उन्हें जुलाई 2021 में बहुत ही घातक हार्ट अटैक आया था। ये बात लास्ट सीजन के फाइनल शूटिंग की है, लेकिन पैट्रिक फेबियन और रिया सीहॉन, जिन्होंने हैमलिन और किम का किरदार निभाया है, उन्होंने ये देख लिया और जल्दी से वहाँ सेट पर मौजूद मेडिक्स को बुलाया और बॉब को फिर बिजली के झटके देके होश में लाया गया। बॉब का कहना है कि उन्हें कुछ याद नहीं इस हार्ट अटैक के बारे में। छठा फैक्ट यह कि विंस ने कहा कि बेटर कॉल सॉल 6 सीजन से ज़्यादा बन ही नहीं सकता था, क्योंकि फिर वो ब्रेकिंग बैड की टाइमलाइन में एंटर कर जाता। बेटर कॉल सॉल की टाइमलाइन है 2002 से 2008, जैसे मैंने बताया था, और ब्रेकिंग बैड की है 2008 से 2013। सातवां फैक्ट यह कि इसको पहले 30 मिनट का कॉमेडी शो बनाने का इरादा था, लेकिन फिर जब कहानी फाइनल हुई तो ऐसा नहीं हो पाया। इट्स मोर लाइक 80% क्राइम ड्रामा एंड 20% कॉमेडी। आठवां फैक्ट यह कि विंस गिलिगन का कहना है कि वो फर्स्ट सीजन लिखने और डायरेक्ट करने के बाद शो छोड़कर जाने वाले थे और फिर पीटर गोल्ड उस शो को चलाने वाले थे, लेकिन शो बनाते वक्त उनको इतना अच्छा लगा तो फिर उन्होंने पहले 3 सीजन्स लिखे पीटर के साथ, और 4th और 5th सीजन पीटर गोल्ड ने ही संभाले हैं। लास्ट सीजन में विंस गिलिगन वापस आ गए थे। 9वां फैक्ट यह कि सॉल का पहला अपीयरेंस ब्रेकिंग बैड में 8th एपिसोड में हुआ था 2nd सीजन के, और बेटर कॉल सॉल शुरू हुआ था 8 फरवरी को, यानी कि 8वें दिन दूसरे महीने के। ये क्रिएटर्स ने ऐसा जानबूझकर किया है। 10वां फैक्ट है कि बॉब ओडेनकर्क ने मना कर दिया पहले बेटर कॉल सॉल में काम करने से। उनका कहना था कि वो ब्रेकिंग बैड में अपने काम से खुश हैं और वो अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन फिर उनके बच्चों ने ही कहा कि आप जाकर काम कीजिए, हम लोग सब ठीक है। 11वां फैक्ट यह कि 2nd सीजन में पहले 13 एपिसोड्स होने वाले थे, लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स के रिक्वेस्ट पर क्रिएटर्स ने उसे 10 एपिसोड्स में ही लिमिट कर दिया। 12वां और आखिरी फैक्ट यह कि सिर्फ बॉब ओडेनकर्क ही सभी एपिसोड्स में नजर आए हैं। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.9, जिसे रेट किया है लगभग 5,25,000 लोगों ने, और इसका रैंक है 37 टॉप 250 टीवी शोज IMDb रैंकिंग में, यानी कि काइंड ऑफ टॉप 50 में ही हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना बढ़िया शो है और ब्रेकिंग बैड के लेवल का ही शो है। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी कहानी है और एक्टिंग सबकी ज़बरदस्त है, आपको मज़ा आएगा देख के। और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।